हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रयोजन आईएएस की क्लासेस में जो हम लोग का ज्योग्राफी का अगला चैप्टर है या टॉपिक है वो है अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ अल्फ्रेड वेगनर। तो इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन या इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इसमें जो हमारे अल्फ्रेड वेगनर थे उनका थोड़ा सा संक्षेप में परिचय जानेंगे कि एग्जाम में लिखने के समझने के क्रम में एग्जाम में लिखने के लिए उपयोगी हो ना हो, लेकिन समझने के लिए ये सब चीज़ें थोड़ी सी चर्चा करनी आवश्यक होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कि अल्फ्रेड वेगनर जो थे वो एक जर्मन मौसमविद थे। इनका जो प्राइमरी इनका जो परिचय है वो है कि जर्मनी में ये पैदा हुए थे और ये एक मौसमविद थे। क्या थे? इनका जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था, बर्लिन में, जर्मनी में। ये एक मौसमविद थे। और एक और इनका परिचय है कि इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मतलब प्रथम विश्व युद्ध में भी भाग लिया था जर्मनी की तरफ से। प्रथम विश्व युद्ध में विश्व युद्ध में जर्मनी की तरफ से भाग लिया था। उसी में इनको चोट लगी युद्ध में, तो फिर इनको रिटायर कर दिया गया या इनको सेना मेडिकल कोर में इनको जो भेज दिया गया था इनको। ठीक है, तो ये इनका सामान्य सा परिचय था। उसके बाद इनका ये है कि अब सबसे पहले हम इसमें ये समझेंगे कि वेगनर को समझने से पहले हम इसकी जो सिद्धांत है उसकी पृष्ठभूमि देखेंगे कि आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या थी और क्यों ये समस्याएं वेगनर ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो किस संदर्भ में दिया था। उनका जो मतलब कार्य की जो पृष्ठभूमि थी वो क्या थी। तो कार्य की पृष्ठभूमि ये है कि जैसे कि सबसे पहला जो ज्योग्राफी का एक बेसिक सवाल है, सबसे पहले हम लोगों ने ये चर्चा की कि मौसमविद थे, तो मौसम की जानकारी जुटाने के संदर्भ में ही या मौसम से संबंधित जो एनामली है या जो प्रश्न है उसको समझने के क्रम में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी में या भूगोल के विषय में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। मुख्य प्रश्न क्या था कि महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई है। महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति कैसे। तो इसमें क्या है कि इसमें इस संदर्भ में दो तरह के सिद्धांत ज्योग्राफी में आए हैं। ठीक है, तो इसमें एक जो इसका समाधान है वो ये कहता है कि जो महाद्वीप हैं वो अपनी जगह पे अस्थायी हैं, मतलब वो अपनी जगह से हिले नहीं हैं। ठीक है, तो इसके भी समर्थक मौजूद हैं, पहले ज़्यादा थे अब नहीं हैं, क्योंकि ये एक पुराना सिद्धांत है। और एक जो थ्योरी कहती है, एक जो सिद्धांत कहता है जिसमें वेगनर उसके मुख्य समर्थक हैं या प्रतिपादक हैं उस सिद्धांत के, वो ये कहता है कि महाद्वीप जो हैं या स्थल खंड जो हैं वो अपनी जगह पे स्थिर नहीं रहे हैं, वो अपनी जगह से खिसकते रहे या जो उनकी स्थिति है वो अस्थायी है। ठीक है, तो अस्थायी महाद्वीप या स्थल खंड भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि महाद्वीप एक तरह से स्थल खंड ही है। ठीक है, तो दो सिद्धांत इसमें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अस्थाई महाद्वीप, जिन लोग विद्वानों ने ये कहा कि अस्थाई महाद्वीप हैं, जो महाद्वीप जहाँ पे है, जो स्थलखंड जहाँ पे है वहीं पे आरंभ से रहा है, तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा आरंभ में। जो अस्थाई महाद्वीप
सिद्धांत के समर्थक हैं या अस्थाई महाद्वीप या अस्थाई स्थलखंड के समर्थक हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई पृथ्वी जो थी आरंभ में बहुत गर्म थी, ठंडी हुई, कोई भी चीज गर्म होती हो तो फैली रहती है, ठीक है। ठंडी होने पे उसमें संकुचन शुरू हुआ। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो उसमें संकुचन शुरू हुआ, मतलब वो सिकुड़ी, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, संकुचन हुआ। तो संकुचन हुआ तो महाद्वीपीय भाग जो है सिकुड़े, ठीक है। तो जो सिकुड़ने से जो निम्न भाग का निर्माण हुआ वो महासागर के रूप में परिणत हो गया, महासागर के रूप में उसमें उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और जो भाग उच्च थे वो महाद्वीप के रूप में बने रहे, ठीक है। तो जो उच्च भाग हुए, उच्च भाग वो हो गए महाद्वीप आपके, और जो निम्न भाग थे वो महासागर के रूप में या सागर के रूप में निम्न भाग, वो आपके महासागर के रूप में हो गए, और ये हो गए आपके महाद्वीप के रूप में। जब तक हम किसी चीज की पृष्ठभूमि नहीं जानेंगे तो उस चीज को समझने में हमें दिक्कत आती रहेगी, तो इसलिए मैं इसकी पृष्ठभूमि को समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये आप हो गई जो कौन सा, जो जिन लोगों ने माना कि भाई महाद्वीप जो है, स्थलखंड जो है वो अपनी जगह पे अस्थायी थे, जहां पे है वहां पे अभी भी है। संकुचन हुआ, पृथ्वी ठंडी हुई अपने विकास के क्रम में, तो संकुचन हुआ उसके कहां पे, जो उसके ऊपरी भाग थे, तो जो उच्च भाग रहे वो महाद्वीप हो गए और जो निम्न भाग थे वो महासागर हो गए। चलिए अब इसकी बात हो गई, तो अब हम लोग आगे चलेंगे, जो हम लोगों का टॉपिक है उसके पृष्ठभूमि की ओर, जो मानता है कि महाद्वीप जो है या जो स्थल खंड है वो अपनी जगह पे अस्थायी थे, या उनका जो है विस्थापन हुआ है अपनी जगह से, ठीक है। तो वहां इन्होंने माना कि अस्थायी स्थल खंड या महाद्वीप, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या कहना था कि इसमें कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण जो विद्वान हैं कौन कौन से आएंगे, तो इसमें जो आता है मेन आपका वो है फ्रांसिस बेकन। पहला जो मुख्य इसके संदर्भ में जो सिद्धांत दिया था, या एक सबसे पहली बात यहाँ पे ये जानिए कि अभी ये लोग हाइपोथेसिस दे रहे हैं। हाइपोथेसिस का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज, किसी ने कुछ कहा, मैंने कोई चीज बताई आपको, लेकिन उसके पीछे मेरे पास प्रमाण नहीं है, मैंने बस बोला, मुझे लगा कि ये चीज सही है, लेकिन उसके पीछे सामने वाले ने किसी से पूछा कि भाई इसके पीछे में प्रूफ दिखाओ आप, तो प्रूफ नहीं है मेरे पास, तो इन्होंने बस हाइपोथेसिस दिया इन लोगों ने। तो इस संदर्भ में सबसे पहला जो अस्थायी स्थलखंड का जो हाइपोथेसिस दिया वो थे हमारे फ्रांसिस बेकन। एक विद्वान हुआ करते थे, और ये जो दर्शन के शास्त्र में भी इनका नाम आता है, दर्शन शास्त्र में भी। तो उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले कि अटलांटिक जो अंध महासागर है आपका, अटलांटिक ओशियन, उसके दोनों तटों के मध्य में इन्होंने संबंध दिखाने का प्रयास किया। तो उन्होंने ये कहा कि जो अटलांटिक के दोनों तरफ के जो तट हैं वो एक दूसरे से समानता रखते हैं। जो अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ के तट हैं वो एक दूसरे से समानता रखते हैं, ठीक है। तो इस संदर्भ में उन्होंने ये कहा कि भाई ये एक ही स्थलखंड का भाग होगा, ऐसा कहा उन्होंने कि स्थलखंड का भाग होगा, और ये बाद में किसी बल के द्वारा अलग अलग हो गया होगा। तो जो बीच में जो निम्न भाग बना वो अटलांटिक महासागर के रूप में उभर कर सामने आया। तो इस संदर्भ में इन्होंने एक प्रश्न इनके सामने था, तो उस संदर्भ में इन्होंने अपनी बात कही या हाइपोथेसिस दिया। तो प्रमाण नहीं है इनके पास बहुत ज्यादा, क्योंकि मोटा मोटी फ्रांसिस बेकन ने अपना जो ये हाइपोथेसिस दिया था वो 1620 में दिया था, ठीक है। उस समय इतनी ज़्यादा रिसर्च भी नहीं हुई थी भूगर्भ को जो आपके पृथ्वी के भूपटल को लेके या खनन को लेके या तटीय जो समानता है उसको लेके इन्होंने अपना हाइपोथेसिस दिया कि अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ के तटों में जो है समानता है, ठीक है। अच्छा, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे कि इसमें एटलस सामने लेके बैठेंगे, बिना एटलस के काम चलेगा नहीं। जब तक जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो एटलस सामने रहेगा
तो उसको समझने में आसानी होगी। जहाँ पे जैसे अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ में तटों में समानता है, तो जैसे अगर हम लोग देखें कि आपका, फिर हम लोग इसकी आगे भी चर्चा करेंगे, तो जैसे ये आपका दक्षिणी अमेरिका है और ये आपका अफ्रीका हो गया। तो यहाँ पे इस जगह पे तटों में समानता है, इसकी चर्चा हम लोग अभी आगे भी करेंगे। तो यहाँ पे एक जगह है रेसिफे, ब्राजील में रेसिफे एक जगह है, और यहाँ पे है गिनी की खाड़ी, अफ्रीका में गिनी की खाड़ी। तो यहाँ पे जो है तटों में समानता मिलती है, ठीक है। ठीक है, अब अगला जो इसमें सिद्धांत आता है वो है आपका, इसमें आता है वो है एंटोनियो स्नाइडर। ये भी एक विद्वान हुआ करते थे, एंटोनियो स्नाइडर, ठीक है। तो इन्होंने भी इनका भी क्या था सिद्धांत, इनका भी क्या मत था कि भाई जो आपके महाद्वीप हैं, जो स्थल खंड है, वो अस्थायी है, या अपनी जगह से उनका जो विस्थापन हुआ है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, एंटोनियो स्नाइडर को समझेंगे। एंटोनियो स्नीडर या स्नाइडर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने, इनके पास जो प्रश्न था वो ये है कि इन्होंने ये कहा कि एक बहुत बड़ा स्थलखंड हुआ करता था किसी जमाने में, बहुत पहले, मिलियंस ऑफ ईयर एगो, एक बहुत बड़ा स्थलखंड था, वो बाद में विभाजित हो गया। बस इतना इनका कहना था कि एक बहुत बड़ा स्थलखंड था और वो बाद में विभाजित हो गया, ठीक है। उसके बाद जब हम आते हैं, एक ये छोटा, इनकी बस चर्चा हम लोग समझने के क्रम में कर रहे हैं, जब एग्जाम में आए तो कोई लिखना इनको जरूरत नहीं है, बस हम लोग समझने के क्रम में इसकी चर्चा करे जा रहे हैं। तो जो तीसरे विद्वान थे हमारे इस संदर्भ में वो थे टेलर। तो इनके पास ये प्रश्न था कि भाई जो आपका मुर्दार पर्वत, जो उत्तरी अमेरिका में रॉकी और दक्षिणी जो अमेरिका महाद्वीप है उसमें जो एंडीज पर्वत है, रॉकी और एंडीज के संदर्भ में इनकी समस्या थी कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, रॉकी और एंडीज के निर्माण के संदर्भ में। रॉकी और एंडीज के निर्माण के संदर्भ में तो इन्होंने ये माना, इन्होंने भी हाइपोथेसिस दिया कि भाई एक बहुत बड़ा स्थलखंड हुआ करता था, जैसा अभी स्नाइडर ने माना था, एक बहुत बड़ा बृहद भूभाग हुआ करता था और उसमें विखंडन हो गया। तो एक बल की कल्पना की इन्होंने, ज्वारीय प्रभाव या टाइडल फोर्स की। ये आगे चल के इस फोर्स की जो आपका वर्णन है वो वेगनर भी करेंगे, टाइडल फोर्स की। इसको हम लोग वहां पे समझेंगे टाइडल फोर्स। तो इस कारण क्या हुआ कि उनका पश्चिम की ओर गति हुई, जो स्थलखंड थे विखंडित होने के बाद उनकी पश्चिम की ओर उनका मूवमेंट हुआ। और चूंकि जैसे आप देखेंगे कि जब हम नॉर्थ अमेरिका बना रहे हैं इसे, तो रॉकी की स्थिति कहां पे है, रॉकी की स्थिति यहां पे है, रॉकी की स्थिति यहां पे है और एंडीज की स्थिति ऐसे है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पश्चिम की ओर गति हो रही है, पश्चिम की ओर वेस्टवर्ड गति हो रही है, विस्थापन हो रहा है आपका इनके स्थलखंडों का। तो ये यहां पे टकराने से, जैसे इनकी गति हो रही है तो यहां पे रुक रहे हैं, काइंड ऑफ ब्रेकिंग जैसा, जैसे हम गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं तो थोड़ी सा वहां पे धक्का जैसा लगता है, तो ये धक्का लग रहा है और इस धक्के से एक संकुचन हुआ। तो ये जो रॉकी और एंडीज हैं वो उभर कर सामने आए, इनका मानना ये था टेलर का, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई है, उम्मीद है। तो अब हम लोग आगे चलेंगे, जो हम लोग का मेन हाइपोथेसिस है वो है वेगनर का। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि वेगनर से आगे जो थ्योरी आती है इस संदर्भ में, जो वो है आपकी किसकी, प्लेट टेक्टोनिक्स और सी फ्लोर स्प्रेडिंग, उस दोनों का। प्लेट टेक्टोनिक्स भी इसी संदर्भ में आता है, पीटीटी, प्लेट टेक्टोनिक्स, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग
ये भी आगे होता है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग वेगनर को पढ़ रहे हैं, तो वेगनर देखेंगे। तो वेगनर भी इसी मत के समर्थक थे कि इन्होंने कहा कि भाई जो हमारे जो स्थल खंड है वो उनका विस्थापन हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो आए हम लोग अब वेगनर पे। वेगनर जो हम लोग की आज के टॉपिक की, आज का हम लोग का टॉपिक है, ठीक है। तो वेगनर ने क्या कहा भाई कि इनकी एक अवधारणा थी, उनको मूल शब्दों में क्या समझ लेंगे कि एक वृहत स्थलखंड है, उसमें विखंडन हुआ। वृहत स्थलखंड है, उसमें विखंडन हुआ और उससे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। कई बार विखंडन हुआ उस स्थलखंड में, उससे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। और जो निम्न भाग बचे दो स्थलखंडों के बीच में, जैसे ऐसे देखें हम, तो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये बीच में जो निम्न भाग बने, ये बने आपके क्या बने, महासागर। और ये क्या बने, कॉन्टिनेंट। तो इनकी मूल अवधारणा जो है यही थी। अब इसको सिद्ध करेंगे ये, फिर हम लोग उसकी आलोचना करेंगे। तो इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी, उसका नाम था जर्मन में, उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इंग्लिश में उसका नाम है द एवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। द एवोल्यूशन कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। अच्छा, एक चीज और यहां पे है कि इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था या अवधारणा दी थी वेगनर ने, वो जर्मन में दी थी, जर्मन भाषा में थी, क्योंकि जर्मनी के थे ये। उसका बहुत बाद में ट्रांसलेशन हुआ था इंग्लिश में, ठीक है। तो इनके जो सिद्धांत में बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो जर्मन में है, क्योंकि सिद्धांत जर्मन में दिया था, जर्मन भाषा में। तो वहां पे हम लोग इसको पढ़ेंगे इंग्लिश में करके, क्योंकि जर्मन वर्ड एक तो अपने आप में क्लिष्ट होते हैं, याद करने में भी समस्या, और उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में भी लिखेंगे तो आपका एग्जाम में काम हो जाएगा बढ़िया से, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो इन्होंने क्या किया था कि अपना सिद्धांत जो था 1912 में दिया था मोटा मोटा। लेकिन क्या था कि उस समय इसकी चर्चा हुई नहीं, क्योंकि क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वार छिड़ गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय आप जानते हैं 14 से 18, 1914 से 18। तो उसके बाद इन्होंने उसको फिर से थोड़ा बहुत परिमार्जित किया और मोटा मोटी 1922 या 21 में कुछ किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए तो ये 12 ही सही होगा, क्योंकि 1912 में उन्होंने अपने सिद्धांत का ये किया था। लेकिन बाद में उसकी चर्चा ये हुई 1922 में भी, और आगे भी बाद में चर्चा हुई इसकी, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हुआ इसका। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि वेगनर ने अपना सिद्धांत दे दिया, लेकिन वेगनर का सिद्धांत आया कैसे, उनके दिमाग में ऐसे कौन से मूल प्रश्न उठे या कौन सी समस्याएं उठी उनके दिमाग में कि भाई उन्होंने चर्चा की कि जैसे कोई भी चीज़ हम लोग बोलते हैं तो कोई दिमाग में हमारे प्रश्न आता है। तो वो प्रश्न क्या थे वेगनर के दिमाग में, क्यों उन्होंने ऐसा सिद्धांत दिया, कुछ तो दिक्कत उनके पास रही होगी। तो वो दिक्कत ये थी कि जैसे हम लोग जैसे ये चर्चा कर लिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इनके पास क्या समस्याएं थी, प्रॉब्लम क्या थी इनके पास, जिनके संदर्भ में इन्होंने अपना जो थ्योरी है वो दिया था, क्या समस्याएं हैं। तो समस्या नंबर 1 ये रहेगा कि इन्होंने ये देखा कि उस समय खनन होने लगे थे, महाद्वीपों के कई भागों में खनन या जो आपकी चट्टानी संरचनाएं हैं उनका अध्ययन होने लगा था बहुत विस्तार से। तो उन्होंने ये देखा कि उष्णकटिबंधीय भाग में, जैसे उष्णकटिबंध आपने जानते, उष्णकटिबंध, शीत कटिबंध, ये सब आपने चर्चा सुनी होगी। तो उष्णकटिबंधीय भागों में जो बर्फीले या हिमानीकरण के संरचनाएं पाई जाती हैं, जो हिमानी भागों में पाई जाती हैं या ठंडे भागों में या शीत कटिबंध में पाई जाती हैं, जो अभी भाग उष्णकटिबंध में है, जैसे मान लीजिए कि आप अफ्रीका, वहां पे शीत कटिबंध की जलवायु के अवशेष पाए जा रहे हैं, जो जैसे कोई जीवाश्म पाया जा रहा है, जो ऐसे जानवर पाए जा रहे हैं जो शीत कटिबंधों में पाए जाते हैं या पहले हिमानी या बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते थे। तो वहां पे उनके अवशेष पाए जा रहे हैं उष्णकटिबंधों में, ठीक है। या फिर कोई ऐसी चीज है कि सभी महाद्वीपों में एक समान रूप से पाई जा रही है। तो 2 संदर्भ इसमें आते हैं कि या तो वो जो कटिबंध है वो अस्थायी है, कि आज शीत कटिबंध आज यहाँ पे है, कल वहाँ पे विस्थापन होकर उसका वहाँ पे चला गया। या फिर इसमें दूसरा जो मत है वो ये है कि महाद्वीप ही अस्थायी हैं, कि आज कोई महाद्वीप सपोज करिए कि शीत कटिबंध में है और कल होके विस्थापन होके, कल होके मतलब मिलियन ईयर बाद में वो चला जा रहा है कहाँ पे,
उष्ण कटिबंध में, तो जो उसके अवशेष हैं वो वहाँ पे तो रह गए, तो यहाँ पे वही समस्या थी इनके। तो वेगनर ने ये माना कि नहीं, जो कटिबंध है, ताप कटिबंध है, वो अस्थाई है, वो अपनी जगह पे ही है, जो बात सही है। महाद्वीप ही विस्थापित हो रहे हैं या स्थलखंड विस्थापित हो रहे हैं, ठीक है। तो इनकी जो पहली समस्या थी वो थी जलवायु परिवर्तन, जलवायु संबंधी परिवर्तनों की समस्या को हल करना। इसको आप लोग देखते चलेंगे, ये पॉइंट ऐसे हैं जो एग्जाम में आप लोगों को लिखने होंगे। जलवायु संबंधी परिवर्तन की समस्या को हल करना, ठीक है। क्योंकि ये बहुत एक क्या कहें, एक रिसर्चर टाइप के आदमी थे, घूमते रहते थे। इनके कई जो ये हुए हैं अन्वेषण, वो ग्रीनलैंड में हुए हैं। कई बार ये ग्रीनलैंड जाके वहाँ पे अपना रिसर्च करते रहते थे, कई जगह पे घूमे हैं, तो वहाँ पे इन्होंने खोजबीन की। तो इस संदर्भ में इनका जो प्रश्न आया दिमाग में कि भाई जो कटिबंध वाला और ये आपके ये में, उसके बाद क्या है कि दूसरा इनका प्रश्न था कि महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति या जो वर्तमान विकास हुआ है वो कैसे हुआ है, कि जो इसी से जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित समस्या। ठीक है। इनका जो तीसरा पॉइंट था इसमें वो क्या था, आपका समुद्र द्वीपीय चाप की उत्पत्ति, ठीक है। अब समुद्र द्वीपीय चाप क्या है, इसको हम लोग थोड़े से आसानी से समझ लेंगे। समुद्र द्वीपीय चाप आप लोग जब विश्व का नक्शा देखेंगे तो उसमें देखिएगा कि कई जगह द्वीप समूह पाए जाते हैं ऐसे करके, ठीक है, इस टाइप के। जैसे जापान हो गया, आपका जापान है, या फिर जैसे अपना अंडमान निकोबार हो गया, या जैसे जो पापुआ न्यू गिनी के बगल में जो बहुत सारे टापू हैं उनका, या प्रशांत महासागर में या अटलांटिक महासागर में भी द्वीपीय चाप है। तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। एक और इनके पास समस्या थी, वो एक वनस्पति को लेके थी, वो थी ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति। ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति है, एक वनस्पति का जीवाश्म है, ये कह सकते हैं वनस्पति के जीवाश्म को लेके समस्या थी इनके पास। हाँ, तो यहां पे एक और प्रश्न था इनके पास, वो है पर्वत निर्माण से लेकर समस्या कि पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है, पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है। जो समस्या टेलर की थी वो इनकी भी समस्या थी। टेलर ने भी रॉकी और एंडीज के संदर्भ में अपना हाइपोथेसिस दिया था, तो इन्होंने भी, इनके पास भी वो समस्या थी कि पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है और विकास कैसे हुआ है। तो ये इनकी मूल समस्याएं थी, ठीक है। अब क्या है कि इनका पर्वतों का निर्माण ये बताएंगे कि भाई गोंडवाना लैंड, ये आगे चल के हम लोग अभी समझने वाले हैं। तो अब इनकी जो समस्याएं हैं वो आप लोग समझ चुके हैं, इनकी ये समस्याएं थी इनके पास। अब हम लोग आगे चलेंगे कि अब इन्होंने अपना सिद्धांत देना शुरू किया। अपने समस्याएं हैं तो अब सिद्धांत देंगे ये। तो सिद्धांत में सबसे पहले ये कुछ चीज़ों को पहले ही मान लेंगे, उनके पीछे बहुत ज़्यादा इनके पास प्रूफ नहीं है, ये मान रहे हैं, बस इतना समझिएगा कि मान रहे हैं, बहुत प्रूफ नहीं है। बाद में जैसे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत आया, तो उन्होंने समर्थन किया इनका कि भाई वेगनर का सिद्धांत है, बहुत ज़्यादा गलत नहीं है, थोड़ा बहुत गलत है लेकिन ये सही है वेगनर अपनी जगह पे। तो इन्होंने, वेगनर ने कुछ मान्यताएं अपनी तरफ से मान ली। मान्यताएं इनके क्या थे, या पोस्टुलेशन, पोस्टुलेशंस के क्या थे। तो इन्होंने पहली जो अपनी मान्यता मानी वो है आपकी
सबसे पहले जो इनकी मान्यता थी, तो इन्होंने ये कहा कि पृथ्वी पर बहुत पहले केवल एक स्थलखंड हुआ करता था और एक महासागर था। सीधे साफ शब्दों में, एक वृहत महासागर, एक वृहत महाद्वीप या स्थलखंड और एक वृहत महासागर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इसको बृहत महाद्वीप को क्या नाम दिया? इसका नाम दिया इन्होंने पैंथालासा, सॉरी पैंजिया, इसका नाम दिया इन्होंने पैंजिया। पैंजिया, और जो सागर था उसका, जो जलखंड था उसका नाम दिया इन्होंने पैंथालासा, पैंथालासा। जो इनका मूल सिद्धांत था, जो जर्मन में इन्होंने लिखा था, उसको बेसिकली इन्होंने पेंजिया नाम वर्ड यूज नहीं किया था, इसको लिखा था इन्होंने अर कॉन्टिनेंट। जर्मन थे तो इसको लिखा था उन्होंने अर कॉन्टिनेंट, क्योंकि जर्मन में सी का प्रयोग नहीं होता है, के का प्रयोग होता है सी की जगह पे, अर कॉन्टिनेंट। ठीक है, अर कॉन्टिनेंट, और पैंथालासा महासागर का नाम था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जो पैंजिया पे, ये आपके पैंजिया है, इस पे बहुत छिछले महासागर उपलब्ध हैं। छिछले महासागर का मतलब क्या है कि ये मान लीजिए कि स्थल खंड है, ये सॉरी ये पृथ्वी है और ये स्थल खंड है आपका। ठीक है, ये इसको इन्होंने क्या माना? पैंजिया। और ये जो बाकी भाग है वो पैंथालासा है, एक बृहत जलखंड है। इसके बीच में, यानी यहां पे इन्होंने माना कि एक आपका छिछला महासागर है बीच में, इसको कहा इन्होंने, क्या कहा? टिथिज महासागर, टिथिज सागर। ठीक है, छिछला स्थल खंड पे ये जलखंड मौजूद है, जलीय भाग मौजूद है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा कि इन्होंने कहा कि उत्तर में जो ये बृहत पैंजिया है, इसके उत्तर में अंगारा लैंड, जो बृहत पैंजिया है इसके उत्तर में क्या है? अंगारा लैंड। इसके उत्तर में क्या है? उत्तर में अंगारा लैंड, या और दक्षिण में क्या है? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड को क्या एक वर्ड और यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं सिल्ड, गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को लॉरेंशिया भी बोलते हैं, लॉरेंशिया। ठीक है, अंगारा लैंड या लॉरेंशिया दोनों नाम है इसके, तो कंफ्यूज ना होइएगा। लॉरेंशिया जो है कैसे नाम है? सेंट लॉरेंस नदी जो है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में, उसके नाम पे लॉरेंशिया आया था आपका। और गोंडवाना लैंड आप याद, भारत में भी एक जगह का नाम है गोंडवाना, जो ये है कर्नाटका में, तो यहाँ पे जो दक्षिण में है वो गोंडवाना लैंड उसका नाम रखा इन्होंने, वेगनर ने। इन्होंने एक और चीज मानी, ये माना एक बृहत महाद्वीप है, एक उसका नाम है पैंजिया, पैंथालासा माना इन्होंने, फिर बीच में टिथिज महासागर माना, फिर क्या माना कि भाई उत्तर में इसके जो आपके पैंजिया है उसके उत्तर में क्या है? अंगारा लैंड है या लॉरेंशिया है, और दक्षिण में आपके गोंडवाना लैंड है। अब इनका जो अगला विश्वास था या इनका जो दूसरी मान्यता थी वो है कि इन्होंने, हम लोगों ने अभी स्वेस को पढ़ा था अभी इससे पहले की क्लास में, स्वेस ने क्या माना था कि पृथ्वी में 3 परतें हैं, सियाल, सीमा और नीफे। तो स्वेस की तरह इन्होंने भी ये मान लिया उसको, सियाल, सीमा, नीफे को इन्होंने भी माना। पृथ्वी में 3 परतें मानी इन्होंने, पृथ्वी में 3 परतें इन्होंने मानी स्वेस की तरह, या ये कहे कि स्वेस को इन्होंने कॉपी कर लिया, सियाल, सीमा और नीफे। ठीक है, ये इन्होंने माना। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये कहा कि सियाल जो है
वो सीमा पर तैर रहा है। जैसे नाव जलीय भाग में तैरती है, सिंपल वैसे ही कि सियाल जो है सीमा पर तैर रहा है, ठीक है, फ्रीली, मतलब उसमें कोई रोक टोक नहीं है, वो फ्रीली तैर रहा है, ठीक है, बिना रुकावट के तैर रहा है। अब इन्होंने अगली जो इनकी मान्यता थी, उन्होंने ये कहा कि आंतरिक ऊर्जा के प्रभाव से जो आपका पैंजिया है उसमें विखंडन हो गया। इन्होंने आंतरिक ऊर्जा का कोई वर्णन नहीं दिया कि आंतरिक ऊर्जा क्या है। बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे, अभी होम्स का संवहनीय सिद्धांत पढ़ेंगे, संवहनीय तरंग सिद्धांत होम्स का, तो उसमें हम लोग ये चीज स्पष्ट हो जाएगी। इसको समझ नहीं पाए थे वेगनर बेसिकली, कौन सी ऊर्जा। इन्होंने बस कहा कि आंतरिक ऊर्जा है, कोई इंटरनल फोर्स है पृथ्वी में, उससे क्या होता है कि आपके पैंजिया का हो गया है विघटन। पैंजिया का विघटन इन्होंने मान लिया, आंतरिक ऊर्जा से पैंजिया का विखंडन या विभाजन हो गया इनका पैंजिया का, ठीक है, इन्होंने मान लिया। कब हुआ? पैलियोजोइक कल्प में। अब उसके बाद इन्होंने ये कहा कार्बनिक पैलियोजोइक काल में, कार्बनिफरस युग में, जैसे हम लोग इसका टाइम आप लोग देख लीजिएगा कि जैसे किसी भी बुक में मिल जाएगा कि भाई पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, ये सब आप लोग एक बार देख लेंगे, क्योंकि किसी भी प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आते हैं इससे, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि पैलियोजोइक काल में कार्बनिफरस आपका जो ये है एरा, कार्बनिफरस पीरियड, पैलियोजोइक कल्प में, उसमें पैंजिया में विखंडन हुआ। सीधे सीधे शब्दों में कि कार्बनिफरस पीरियड में पैंजिया में विखंडन आरंभ हुआ, कि मतलब वो टूट गया। विखंडन आरंभ, ठीक है भाई। इन्होंने इनकी मान्यता थी टूट गया। कैसे टूटा, क्यों टूटा, उसी समय क्यों टूटा, इसका इनके पास जवाब अब नहीं है। अब इन्होंने ये कहा कि विस्थापन का कारण क्या है। ये तो टूटा, लेकिन अब विस्थापन हुआ, विखंडन के बाद विस्थापन शुरू हुआ, तो उसके लिए इन्होंने दो बलों को, दो फोर्सेस थे, उसको इन्होंने जिम्मेदार माना, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जब विखंडन हुआ तो विस्थापन आरंभ हुआ, या जो स्थलखंड थे उसमें मूवमेंट शुरू हुआ, स्थलखंड में मूवमेंट शुरू हुआ, अंगारा लैंड के टुकड़े हुए, गोंडवाना लैंड के टुकड़े हुए। एक जैसे कोई चीज तोड़ दीजिए आप, कोई हार्ड चीज है उसको तोड़िए, उसके टुकड़े टुकड़े बिखर गए हैं, अब वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो वैसा विस्थापन इन्होंने, वेगनर ने माना। तो विस्थापन का आरंभ हुआ, ठीक है ना, विस्थापन का आरंभ हुआ। अब विस्थापन में इन्होंने दो दिशाएं मानी। विस्थापन का आरंभ हुआ तो इन्होंने विस्थापन में दो दिशाएं मानी, वो हम लोग चलेंगे आगे विस्थापन में। तो विस्थापन में, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, तो विस्थापन में इन्होंने माना कि दो तरफ विस्थापन हुए स्थलखंडों में। एक हुआ किसकी तरफ? विषुवत रेखा की तरफ। पहला जो विस्थापन हुआ वो हुआ विषुवत रेखा की तरफ, मतलब आपके इक्वेटर की तरफ, विषुवत रेखा की तरफ, ठीक है। और दूसरा हुआ किधर? पश्चिम की तरफ, मतलब वेस्टवार्ड। ध्यान रखिए, ये पश्चिम की तरफ की गति किसने मानी थी? टेलर ने भी मानी थी कि पश्चिम की तरफ, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है, वो पश्चिम की तरफ खिसकना शुरू हुआ। पश्चिम की तरफ दो तरफ की दिशा मानी इन्होंने कि जो स्थलखंड है वो दो तरफ खिसके। जो वेगनर थे हमारे, उन्होंने माना दो तरफ, पश्चिम की तरफ, ठीक है, दो तरफ मान लिया इन्होंने। अब इन दो तरफ विस्थापन के इन्होंने दो बलों को जिम्मेदार, या दो फोर्सेस को इन्होंने कहा कि वो उसके कारण थे इस विस्थापन के। तो विषुवत रेखा की तरफ जो था, उन्होंने ये कहा कि गुरुत्वाकर्षण, जो गुरुत्वाकर्षण का बल था, वो इसके लिए जिम्मेदार था। किसके लिए? विषुवत रेखा की तरफ जो मूवमेंट हुआ, उन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण,
तो गुरुत्वाकर्षण को हम लोग कैसे समझेंगे कि जब वेगनर ने ये माना कि जब पैंजिया था उस समय पृथ्वी की जो घूर्णन की गति थी वो बहुत ज़्यादा तेज थी, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, तो उस समय इन्होंने ये कहा कि पृथ्वी के घूर्णन की गति जो थी बहुत ज़्यादा तेज थी उस टाइम अभी के हिसाब से। तो उससे क्या हुआ कि आपके विषुवत रेखा के पास उत्प्लावकता बल लगा, अब केंद्रीय बल के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होगा कि चीजें केंद्र की ओर आएंगी, ठीक है ना। तो उस समय जैसे विषुवत रेखा पे आपका अब केंद्रीय बल लग रहा है और मान लीजिए कि कोई स्थल खंड यहां पे है तो ये विषुवत रेखा की तरफ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पे सेंट्रीफ्यूगल या अब केंद्रीय बल काम कर रहा है, ठीक है ना। अब केंद्रीय बल काम कर रहा है कि जैसे अगर हम लोग किसी पत्थर को रस्सी में बांध के ऐसे से नचाएंगे तो वो, या जैसे पानी को अगर हम लोग एक जगह मथें तो बाहर से जो चीजें हैं वो केंद्र में जाके चली जाएंगी, उसको अब केंद्रीय बल उस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये केंद्र की ओर चीजों को खींचता है। तो इस वजह से क्या हुआ कि स्थल खंड जो है ये खिसक के आ जाएंगे किसकी तरफ? इक्वेटर की तरफ, ठीक है। मान लिया कि इन्होंने पृथ्वी अपने अक्ष पे बहुत तेजी से घूम रही है, ठीक है। इसको इन्होंने क्या कहा? पोलर फ्लिंग फोर्स। इसको बोला इसमें गुरुत्वाकर्षण आ गया, आपका उत्प्लावकता बल आ गया, ठीक है ना। इसको बोला इन्होंने पोलर फ्लिंग फोर्स, मतलब पोलर फ्लच। जर्मनी में इन्होंने वर्ड यूज किया था पोलर फ्लच। इसको याद करने की उतनी जरूरत नहीं है, बस समझे कि ये पोलर फ्लिंग फोर्स यहां पे काम कर रहा है। पोलर फ्लिंग फोर्स काम कर रहा है यहां पे। पोलर फ्लच इन्होंने जर्मन में कहा था, तो ये काम कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो स्थल खंड है आपके वो विषुवत रेखा की तरफ आए। सपोज करिए क्या मतलब ये अंगारा लैंड का जो पार्ट था वो ध्रुवों से खिसक के आपके विषुवत रेखा की तरफ आया। या जो आपका भारत भी है, जो आज हम लोग का प्रायद्वीपीय भारत है, वो भी दक्षिणी ध्रुव। उस समय क्या था कि ध्रुवों की स्थिति भी परिवर्तित थी। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आज जहां पे ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव या नॉर्थ पोल या साउथ पोल, वो आज जहां पे हैं वहां पे उस समय नहीं थे, ठीक है। उस समय जो नॉर्थ पोल था वो आपके साउथ अफ्रीका के डरबन के पास था। साउथ अफ्रीका के डरबन के पास जो नॉर्थ पोल था आपका, साउथ पोल जो था वो डरबन के पास था, ठीक है ना। भारत की स्थिति वहीं पे थी, जो अभी प्रायद्वीपीय भारत है हम लोगों का, वो खिसक के कहाँ गया? विषुवत रेखा की तरफ, ठीक है। इस चीज को हम लोगों ने समझा। अब हम लोग दूसरे की तरफ चलेंगे। आपका विषुवत रेखा वाले समझ लिया हम लोगों ने। अब हम लोग देखेंगे कि पश्चिम की तरफ मूवमेंट क्या हुआ। इन्होंने पश्चिम की तरफ मूवमेंट के लिए क्या बोला कि इसके लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार है? वो है ज्वारीय बल। ज्वारीय बल या टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स आप लोग जानते होंगे कि किससे उत्पन्न होता है? वो है चंद्रमा की गति से। पहले ये सिद्धांत ये सही है कि पृथ्वी का टुकड़ा है चांद, पृथ्वी से विखंडित होकर चंद्रमा का निर्माण हुआ है। वेगनर भी इसमें विश्वास रखते थे। तो उस समय जो चंद्रमा की दूरी थी, ऐसा वेगनर ने कहा कि चंद्रमा की जो दूरी थी वो पृथ्वी से बहुत कम थी, मतलब अभी के हिसाब से कम थी। तो उस समय ज्वारीय बल और ज़्यादा था, क्योंकि जो चंद्रमा का जो ज्वारीय बल है, जो जलीय भागों को अपनी ओर खींचता वो स्थलीय भाग को भी है, लेकिन जो स्थल खंड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, वो गति नहीं दिखाते हैं। लेकिन जो जलीय भाग होता है वो होता है आपका, उनका घनत्व कम होता है या उसमें संगठन ज़्यादा नहीं होता है, तो वो उस ज्वारीय बल से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ज्वारीय बल के कारण जो है, चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण इन्होंने ये कहा कि पृथ्वी जो है कैसे घूम रही है? पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है। तो जो आपके स्थल खंड हैं मोस्टली उसमें क्या है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, वो पश्चिम की ओर उसका विस्थापन हुआ, ठीक है। ज्वारीय बल के कारण पृथ्वी ऐसे घूम रही है इस तरफ से। तो ये
जो स्थल खंड है वो पश्चिम की ओर खिसकना शुरू हुए। तो इसमें कौन मुख्य रूप से पश्चिम की ओर खिसका, वो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ठीक है, तो उसका कारण क्या था पश्चिम की ओर खिसकने का, वो है ज्वारीय बल या टाइडल फोर्स, ये पश्चिम की ओर खिसका रहा है। ठीक है, बस ये इनकी मान्यता थी। ठीक है, इन्होंने तो दो फोर्सेस की इन्होंने चर्चा की। एक और इन्होंने चर्चा की कि भाई हाँ, तो अब इन्होंने ये चर्चा हो गई इनकी सारी चीजें। अब इन्होंने अपने सिद्धांत के संबंध में प्रमाण दिए कि प्रमाण क्या था ये। अब भाई आपने कुछ चीज बताई है किसी को, तो उसके संदर्भ में आप प्रमाण देंगे कि भाई क्या चीजें इसके समर्थन में कौन कौन सी हम थ्योरी दे रहे हैं। हमने कोई चीज बताई आपको, तो उसके संदर्भ में हम लोग क्या क्या ये चीजें इन्होंने अपने पक्ष में समर्थन दिया। तो अब हम लोग चलेंगे प्रमाण की तरफ। ये इनकी मान्यताएं आप लोगों ने हम लोगों ने समझ लिया है। तो अब हम लोग चलेंगे किधर, इन्होंने क्या क्या प्रमाण दिए अपने जो महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के संबंध में। ये प्रमाण जो देखिएगा कि 3 तरह से बांटे जा सकते हैं मोस्टली, ये मोटे मोटे भाग में। कि एक प्रमाण तो क्या है कि वेगनर ने खुद दिए थे, एक जो प्रमाण थे वो वेगनर ने खुद दिए थे। ठीक है, अपने सिद्धांत के समर्थन में। दूसरा जो प्रमाण है वो प्लेट टेक्टोनिक्स से इनके समर्थन में आता है। किससे, प्लेट टेक्टोनिक्स से और सी फ्लोर स्प्रेडिंग से, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो सिद्धांत है उससे। और कुछ जो नए रिसर्च हुए हैं जैसे नासा का, या किससे, जीपीएस से, नासा या जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के संदर्भ जो रिसर्च हुए हैं, उन्होंने इनके समर्थन में जो इनके जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसके संदर्भ में इन्होंने वो इनके सिद्धांत की या हाइपोथेसिस की, इन्होंने जो वेगनर का थियरी है उसका समर्थन किया है। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम लोग इसमें। तो इन्होंने क्या, जो इनकी जो मान्यताएं थी, उनकी मान्यताएं क्या थी। तो सबसे पहले प्रमाण को हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने ये कहा, प्रमाण जो वेगनर ने दिए थे, वेगनर के द्वारा दिए हुए प्रमाण। ठीक है ना, वेगनर के द्वारा दिए हुए प्रमाण हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि भाई, इन्होंने पहले हम लोग ने चर्चा कर ली है कि 2 भागों में बांटा था इन्होंने पैंजिया को, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि अंगारा लैंड में कौन कौन से भाग थे, अंगारा लैंड में कौन कौन से भाग थे, और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से भाग थे। ठीक है ना, तो अंगारा लैंड में कौन कौन आ जाएगा आपका, उत्तरी अमेरिका। जो उत्तरी अमेरिका है वो अंगारा लैंड का भाग था। उसके बाद आएगा आपका ग्रीनलैंड, एक बहुत बड़ा स्थलखंड है ये ग्रीनलैंड। उसके बाद यूरोप और एशिया। ध्यान रखिएगा कि एशिया, भारत अभी जो है एशिया में है, लेकिन वो उस समय भारत जो है प्रायद्वीपीय भारत या भारत का जो मोस्टली भाग है, जो दक्षिणी भाग है हिमालय से नीचे वाला, वो मूल रूप से आपका एशिया का पार्ट था नहीं। ठीक है ना, तो ये जो भारत के ऊपर या हिमालय के ऊपर में जो एशिया का भाग है, रशिया का और ये सब, तो वो आता है अंगारा लैंड में। ठीक है, आपका जो गोंडवाना लैंड का पार्ट है उसमें कौन कौन सा आएगा, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है ना, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, और आपका ऑस्ट्रेलिया, और अंटार्कटिका। ठीक है, ये आपका आता है अंगारा लैंड में, और गोंडवाना लैंड का पार्ट हो गया आपका। अब इसको अगर हम लोग मैप से समझेंगे तो अगर हम लोग देखें
और तो यहाँ पे जो रेड कलर से जो मैंने मार्किंग की है वो है अंगारा लैंड का पार्ट, ठीक है ना, वो है अंगारा लैंड का पार्ट। ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, ये यूरोप और एशिया, मतलब इसको सम्मिलित रूप से यूरेशिया बोलते हैं। ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, लेकिन इसको हम लाल से नहीं कर रहे हैं। जो अभी वर्तमान का मैप है, मैंने एक डायग्राम जैसा बनाया है वो, और जो हम लोग रेड से करें, जो हम लोग ग्रीन से करेंगे, वो है आपका गोंडवाना लैंड। ऑस्ट्रेलिया, और यहां पे अंटार्कटिका, ठीक है ना। तो ये आपका वर्ल्ड है। तो जो ऊपर वाला भाग है क्या है, वो अंगारा लैंड है, दक्षिण वाला भाग है वो गोंडवाना लैंड है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग समझ चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रमाण क्या क्या दिए। अब हम लोग इस चीज को समझ चुके हैं, प्रमाण क्या क्या दिए। ये भी एक प्रमाण था कि अंगारा, तो प्रमाण क्या था कि वेगनर ने ये कहा, सॉरी ये मैप हम लोग देखते चलेंगे। तो वेगनर ने ये कहा, वेगनर का पहला जो सिद्धांत था, पहला जो प्रमाण था, उन्होंने कहा कि जिगसॉ फिट जैसा महाद्वीपों की जो संरचना है वो जिगसॉ फिट जैसी है। जैसे हम लोग खेल खेलते हैं, बचपन में अभी भी बच्चे खेलते हैं, वो जो पजल जैसा एक खेल होता है कि चित्र के बहुत सारे चित्र के भाग कर दिए जाते हैं, फिर उसके बाद उसको मिलाने के लिए दे दिया जाता है कि भाई इसको मिलाइए, तो उसको बोलते हैं पजल का खेल। तो वेगनर ने ये कहा कि जो हमारे महाद्वीप है, ये भी पजल के जैसे हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ की स्थिति देखें, अमेरिका, साउथ अमेरिका की ये वाले पार्ट की स्थिति, और यहाँ पे अफ्रीका में ये जाकर सेट हो जाएगा आराम से। जैसे अगर हम लोग मैप देखें, नया मैप बना लें, जैसे तो ये भाग जो है यहाँ पे आपका जाके एकदम फिट हो जाएगा यहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि पजल जैसा आपका ये भाग है आपका दक्षिण अमेरिका में, और अफ्रीका आपका भाग, ठीक है। अब आप देखिएगा कि जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का जो भाग है आपका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का भाग है, ये वाला भाग जो आपका नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, मैंने नॉर्थ अमेरिका का जो आपका पूर्वी भाग है, पूर्वी तट, और यूरेशिया का जो आपका पश्चिमी तट है, उसमें भी समरूपता पाई जाती है। किसमें? चट्टानों में या तटों में। टूट फूट गया है क्योंकि ये ग्रीनलैंड भी यहां पे है, इसको सॉरी व्हाइट से बनाना चाहिए था। ये जो ग्रीनलैंड है ये भी है, तो ये खिसका है इधर की तरफ, यहां से टूट के खिसका है यहाँ पे, बीच में कई द्वीपों की भी स्थिति आपको मिलेगी। तो यहाँ पे तटों में समरूपता पाई जाती है, जैसे यहाँ पे भी तटों में समरूपता पाई जाती है, ठीक है। दोनों तटों की भूगर्भीय बनावट में भी समरूपता पाई जाती है। भूगर्भीय बनावट का मतलब क्या हुआ कि जो चट्टानें यहाँ पे मिलेंगी, जिस तरह की चट्टानें यहाँ पे मिलेंगी, वहीं चट्टानें यहाँ पे भी इन भागों में भी मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये जिगसॉ फिट, इन्होंने कहा कि भाई जिगसॉ फिट जैसा है सारे महाद्वीपों की संरचना, ठीक है। उसके बाद भारत, जैसे भारत के संदर्भ में ले लेंगे कि तो भारत का जो पश्चिमी तट है वो किसी जमाने में यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव में अफ्रीका के से सटा हुआ था, यहाँ पे मेडागास्कर है, तो सटा हुआ था। तो इन दोनों की जो तटीय समानता है या चट्टानों में जो समानता है वो आपको मिलती है। तो यही समझाने का प्रयास करे थे वेगनर कि जिगसॉ फिट जैसा है। तो सबसे पहला जो प्रमाण हुआ था वो जिगसॉ फिट जैसा था, ठीक है। अब हम लोग दूसरा प्रमाण देखेंगे कि उसमें क्या इन्होंने ये कहा, वेगनर ने, कि प्लेट टेक्टोनिक्स द्वारा वेगनर का समर्थन किया गया।
प्लेट सॉरी इसमें इन्होंने ये कहा कि ग्रीनलैंड में पश्चिमी स्थानांतरण हुआ है। अभी भी ग्रीनलैंड में दूसरा जो इनका प्रमाण था कि ग्रीनलैंड में पश्चिम की ओर स्थानांतर हो रहा है। ग्रीनलैंड एक छूटा हुआ भाग है, ग्रीनलैंड में पश्चिम की ओर ग्रीनलैंड में जो है पश्चिम की ओर स्थानांतरण हो रहा नहीं, अभी भी हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ग्रीनलैंड जो है छूटा हुआ भाग है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट था या कनाडा का, नॉर्थ अमेरिकन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पार्ट था ग्रीनलैंड। किसी समय में वो छूट गया है, पीछे की तरफ टूट के विखंडित होकर छूट गया है। तो अभी भी इसमें पश्चिम की ओर स्थानांतरण हो रहा है, ये इन्होंने अपने वेगनर ने अपने प्रमाण में कहा। उसके बाद जो तीसरा इनका प्रमाण था वो है कि अटलांटिक महासागर का एस आकार, जो अटलांटिक महासागर को अगर हम लोग देखेंगे, अटलांटिक महासागर को अगर हम लोग देखेंगे सागर को का एस टाइप का आकार है। जो आकार है अटलांटिक महासागर का, अब एस आकार कैसे बना? एस आकार कैसे बना था कि भाई एस जो नॉर्थ अमेरिका के विस्थापन की जो गति थी, नॉर्थ अमेरिका का जो दोनों का विस्थापन हुआ था, साउथ अमेरिका का भी नॉर्थ अमेरिका का भी, तो नॉर्थ अमेरिका के विस्थापन की गति थी वो साउथ अमेरिका के विस्थापन की गति से ज़्यादा थी। जो स्थलखंड था, नॉर्थ अमेरिका वाला जो स्थलखंड था वो ज़्यादा तेजी से पश्चिम की ओर जा रहा था बनिस्पत इसके साउथ अमेरिका के। तो क्या हुआ कि वो इस आकार में अटलांटिक, जैसे आप देखिएगा कि इस आकार में उसका आकार मिलेगा आपको, जो अटलांटिक आपका महासागर है तो उसकी एक इस आकार में उसकी स्थिति है। उसी संदर्भ में इन्होंने ये कहा कि रॉकी और एंडीज जो पर्वत हैं, अपने प्रमाण में इन्होंने बताया कि रॉकी जो और एंडीज पर्वत हैं उसकी भी उत्पत्ति में ये कहा कि भाई अरे रॉकी और एंडीज पर्वत जो हैं, ठीक है, तो ये पश्चिम की ओर विस्थापन हो रहे हैं। ब्रेक जैसा सिस्टम लगा, ब्रेक जैसा महाद्वीपों में ब्रेक लगा, जो स्थलखंड विस्थापित हो रहे थे वहां पे ब्रेक लगा, तो जो संकुचन हुआ, ठीक है, जो फोर्स लगा संकुचन से या ब्रेक से, तो उससे रॉकी और एंडीज पर्वतों की संरचना का निर्माण हुआ, ठीक है ना। ठीक है, अभी हम लोग फिर तो इन्होंने ये प्रमाण दिए कि अपने पक्ष में ये प्रमाण दे रहे हैं कई तरह के। तो अभी तक हम लोगों ने भाई प्रमाणों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो फिर अब अगला ये प्रमाण दे रहे हैं कि हिंद महासागर का निर्माण कैसे हुआ। अटलांटिक महासागर को तो इन्होंने बता दिया कि हिंद महासागर का निर्माण देखिए आप, तो आपको पता चलेगा कि महाद्वीपों में विस्थापन हो रहा है। इन्होंने कहा कि हिंद महासागर का निर्माण हुआ। तब हिंद महासागर का निर्माण कैसे हुआ कि जो भारत जो है आज, तो वहां पे भारत कभी किसी जमाने में बहुत साल पहले मिलियन ईयर्स अगो वहां पे दक्षिणी ध्रुव के पास था। जो दक्षिणी ध्रुव कहां पे था? डरबन के पास या नटाल के पास, ठीक है। तो वो खिसका किधर तरफ? विषुवत की तरफ। ठीक है, ये मान लीजिए भारत की ये खिसक रहा है किधर? उत्तर की तरफ, विषुवत रेखा की तरफ। तो जो खाली स्थान बचा यहाँ पे, जो बीच में मध्य में स्थान बचा उत्तर की ओर जाने के क्रम में, वो क्या बना? इंडियन ओशियन या हिंद महासागर का निर्माण हुआ। तो वेगनर ने कहा कि देखिए भाई हिंद महासागर का निर्माण हुआ है, यानी मेरा जो सिद्धांत है वो सही है। उन्होंने अपने पक्ष में प्रमाण दिया। फिर उन्होंने एक अगला प्रमाण दिया किसका? आर्कटिक महासागर के निर्माण के संदर्भ में। महासागर को उन्होंने बताया कि स्थलखंड बने हैं। तो आर्कटिक महासागर का निर्माण कैसे हुआ? तो जो
उत्तर में जो आपका अंगारा लैंड का पार्ट था वो उसका विस्थापन हुआ, उसका भी विस्थापन हुआ नॉर्थ से साउथ की तरफ, विषुवत रेखा की तरफ। तो उन्होंने कहा कि जो बीच में जगह बचा उसमें आपका उत्तरी ध्रुव सागर या आर्कटिक महासागर का निर्माण हुआ। ठीक है, इन्होंने बताया। अब एक और इन्होंने बड़े बड़े रोचक प्रमाण दिया, यहाँ पे रोचक सा प्रमाण था इनका कि एक जानवर होता है आपके स्कैंडिनेविया महाद्वीप में, सॉरी स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में। तो आप इसकी देख लीजिएगा कि स्कैंडिनेविया में ठीक है ना, इसको बोर्ड में आगे कुछ लगता है हैंग हो रहा है। एक लेमिंग जानवर होता है जो स्कैंडिनेविया में पाया जाता है। लेमिंग जानवर या जीव होता है, लेमिंग जीव। वो क्या करता है कि आपके अटलांटिक ओशन में आके आत्महत्या कर लेता है। जो लेमिंग जंतु होते हैं, लेमिंग जीव में, इनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति होती है। आत्महत्या की प्रवृत्ति, आत्महत्या की प्रवृत्ति क्या होती है कि ये पश्चिम की ओर अपना स्थानांतरण करते हैं या माइग्रेशन करते हैं और ये जाके सागरीय भाग में डूब जाते हैं, जो अटलांटिक महासागर का भाग है। तो वेगनर ने ये कहा कि भाई बहुत पहले क्या होगा कि ये जो नॉर्थ अमेरिका आपका और यूरोप जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, तो ये लेमिंग जंतु एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। अब ये क्या हुआ कि यहाँ पे विखंडन हो गया, तो लेकिन इनकी आदत जो है वो बरकरार है पश्चिम की ओर मूवमेंट करने की। तो ये आदत बरकरार अभी भी है। तो ये क्या करते हैं कि अभी जो कि ये टुकड़े में हो गया, टुकड़े में हो गया ये, ठीक है, तो यहां पे आके ये स्थलीय जो सॉरी जलीय भाग है वहां पे आके डूब जाते हैं। तो ये लेमिंग जंतुओं का इन्होंने भी प्रमाण दिया। फिर उन्होंने अगला प्रमाण दिया ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का, ठीक है ना, ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का। इसकी ये प्रमाण में भी इन्होंने ये कहा ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति के संदर्भ में कि ये बहुत जगह पे पाई जा रही हैं, जो आज स्थलखंड बहुत अपने से दूर दूर पे हैं, बहुत नज़दीक नहीं है, दूर दूर पे हैं। तो इन्होंने ये कहा कि एक समय में स्थलखंड आपस में जुड़े हुए होंगे, वहाँ पे इस वनस्पति का विकास होगा और क्या हुआ कि बाद में स्थलखंड अलग अलग हो गए होंगे। तो आज उन स्थलखंडों पे इस वनस्पति का प्रमाण पाया जाता है या जीवाश्म पाया जाता है, ठीक है। तो ये इन्होंने एक और प्रमाण दिया। उसके बाद एक और इनका प्रमाण है, वो है कार्बनिफरस हिमयुग के संदर्भ में। कार्बनिफरस हिमानीकरण, कार्बनिफरस युग था एक या कालखंड था, उसमें क्या हुआ था कि हिमयुग आया था, हिमानीकरण हुआ था। उस समय बहुत मोटी परत जम गई थी बर्फ की, ठीक है ना। कार्बोनिफरस हिमानीकरण के समय में वहाँ पे क्या है कि जो जितने भी इस चीज़ से, इस हिमानीकरण से प्रभावित क्षेत्र थे उस समय, स्थलखंड थे, जब स्थलखंड एक में थे जैसा कि वेगनर का मानना है, तो वहाँ पे टिलाइट स्ट्रक्चर पाया जाता है। एक स्ट्रक्चर होता है, जब हिमानीकरण बहुत लंबे समय तक होता है तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं टिलाइट, ठीक है ना, टिलाइट स्ट्रक्चर, याद रख लीजिएगा, शायद एग्जाम में आ जाए टिलाइट। तो ये स्ट्रक्चर कब बनता है कि जब बहुत समय तक किसी स्थलखंड पे हिमानीकरण या हिमयुग का विस्तार रहा हो, तो टिलाइट बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपके वेगनर साहब हैं वो ये बोलते हैं कि दक्षिणी ध्रुव उस समय जो आपका आज का भारत, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, ठीक है ना, वहाँ पे ये हिमानीकरण आया था, ठीक है। तो इस बाद में ये स्थलखंड जो है अलग अलग हो गए। वो कहाँ पे थे, जैसे अगर आप देखें इसको मैप बना के, ये जो कार्बनिफरस वाला मामला है, तो इसको देखें अगर फिर से एक मैप बना लें हम लोग, तो ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, ये एक अफ्रीका हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग भारत को मान लें, ये अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया। तो
यहाँ पे इन भागों पे हिमानीकरण का असर रहा है। अंटार्कटिका तो अभी भी हिम से ढका हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में, ये भारतीय प्रायद्वीपीय भारत में, और अफ्रीका में, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर एक जगह पे कार्बनिफरस हिमानीकरण हुआ था, क्योंकि ये क्या था, उस समय दक्षिणी ध्रुव पे इकट्ठा थे, तो यहाँ पे हिमानीकरण हुआ था। बाद में क्या हुआ कि भारत खिसक के चला गया ऊपर, उत्तर की ओर, ठीक है। ये आपका आ गया पश्चिम की ओर, ये भी आया, और ये खिसक के चला गया, ये भी पूर्व की ओर, ठीक है ना। क्या हुआ कि अब ये अलग अलग हो गए, लेकिन इनके जो हिमानीकरण के अवशेष हैं जो कार्बनिफरस युग में हुए थे, वो तो अभी भी वहाँ पे है। टिलाइट जो स्ट्रक्चर है आपका, तो वेगनर ने कहा, उनका भाई, उन्होंने अपने को प्रूफ कर दिया कि जो स्थलखंड थे एक जगह पे थे और बाद में अलग अलग हो गए, ठीक है। एक अगला जो इन्होंने अपना प्रमाण दिया वो था एक, इन्होंने प्रमाण दिया प्लेसर डिपॉजिट का, ठीक है ना, प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट का प्रमाण दिया, प्लेसर डिपॉजिट या प्लेसर निक्षेप। अब प्लेसर क्या होता है इसको समझ लेंगे हम लोग। प्लेसर होता है कि जैसे अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग से, जैसे मान लीजिए कोई उद्गार हुआ, ये पृथ्वी का जैसे भाग है सपोज दैट, तो यहाँ से ये मैग्मा का उद्गार हुआ, ठीक है ना। इसमें कोई भी खनिज के भी कण पाए, जैसे सोना जो मोस्टली होता है, सोना आपका गोल्ड होता है, वो प्लेसर निक्षेपों में पाया जाता है। तो क्या हुआ कि जब यहाँ से ये यहाँ पे निक्षेप हुआ मैग्मा का, और ये नदियाँ जैसे नीचे आई, ठीक है ना, तो ये डिपॉजिट वहाँ पे, ये जो भाग है इसका जमा करेंगे, तो इसको प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसर डिपॉजिट या प्लेसर निक्षेप, ठीक है। तो ये भाग जो है, ये जो प्लेसर डिपॉजिट है, सोने का भाग, जो सोना खनिज है, वो कहाँ कहाँ मिल रहा है आपका। जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे कि कूलगार्ली और कूलगार्डी में सोना मिलता है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में कूलगार्ली एवं कूलगार्डी में। और भारत में कहाँ पे मिल रहा है? कोलार में कूलगार्डी। भारत में कहाँ मिल रहा है? कोलार में। तो वेगनर ने ये कहा कि ये सब भाग एक समय में, दक्षिण अफ्रीका में भी आपका सोना मिलता है और साउथ अमेरिका में भी, दक्षिणी अमेरिका में भी सोना मिलता है, मतलब खनिज संसाधन वहाँ पे प्रचुर मात्रा में है। तो उन्होंने, वेगनर ने कहा कि जो प्लेसर निक्षेप हैं, वो जो जहाँ पे पाए जा रहे हैं स्थलखंड पे, जो खनिज प्रचुर हैं, वो एक समय में एक जगह पे थे और बाद में विखंडित हो गए। तो उन्होंने ये अपना प्रमाण दे दिया भाई। तो बहुत सारे उन्होंने प्रमाण दिए अपने सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए। अब क्या देखेंगे हम लोग कि भाई इनकी प्रमाण तो इन्होंने दे दिए बहुत सारे, और इसको आप लोग जैसे एग्जाम में आए तो इसको बारी बारी से बिंदुवार लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि इनकी मान्यताएं समझ गए हम लोग। अब इनकी आलोचना क्या है फिर। हाँ नहीं सॉरी, प्रमाण में क्या था, हम लोगों ने एक चर्चा की थी कि नासा ने भी इनके संदर्भ में प्रमाण दिए थे कि नासा और ये, तो पहले तो वेगनर ने अपने लिए प्रमाण दिए थे, उसके बाद नासा ने दिए थे और प्लेट टेक्टोनिक्स ने। तो यहाँ पे ये है कि प्लेट टेक्टोनिक्स द्वारा वेगनर का सपोर्ट किया गया था। जो दूसरा प्रमाण हम लोगों ने कहा था कि उसमें प्लेट टेक्टोनिक्स द्वारा, ये लिख दीजिएगा आप एग्जाम में जैसे आया, तो जैसे अगर पूछा प्रश्न कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर का क्या है और इसके संदर्भ में कौन से प्रमाण उपलब्ध हैं, तो उन प्रमाणों को आप लोग कैटेगराइज करके कि भाई कुछ प्रमाण तो वेगनर ने दिए, कुछ प्रमाण पीटीटी और सी फ्लोरेस्पेरेडिंग से आते हैं, और कुछ प्रमाण जो है अभी नए पे जो रिसर्च चल रहे हैं नासा के द्वारा, या नासा ने जो प्रमाण दिए हैं या जीपीएस के द्वारा, तो उसको आप लोग लिख देंगे। तो एक दो प्रमाण ठीक है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स जो है आपका, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत, उसने क्या कहा कि भाई हाँ विस्थापन तो होता है, ठीक है ना। प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या है कि विस्थापन तो हो रहा है, लेकिन वेगनर कह रहे हैं किसका विस्थापन हो रहा है? महाद्वीपों का। अंतर बस इतना है कि प्लेट टेक्टोनिक्स ये कह रहा है कि महाद्वीपों का विस्थापन नहीं हो रहा है, प्लेटों का विस्थापन हो रहा है। अंतर बस सिंपल यही है। मानता वो भी है कि स्थलखंड का विस्थापन हो रहा है, मतलब सॉरी प्लेट का विस्थापन हो रहा है। बस अंतर ये है कि प्लेटों में महाद्वीप और महासागर भी दोनों आ जाते हैं,
और वेगनर ने ये कहा था कि नहीं नहीं बस महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है। तो बस अंतर ये है, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स जो है मानता है कि विस्थापन होता है प्लेटों का। तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वेगनर को समर्थन दे दिया। अब क्या है तीसरा जो इसमें समर्थन ये है नासा ने ये कहा अपने रिसर्च में कि हाँ भाई स्थल खंड जो आपका जो प्लेट्स है, प्लेट्स को उन्होंने माना, नासा ने प्लेट्स का विस्थापन होता है। तो नासा ने ये कहा कि हाँ विस्थापन तो हो रहा है, लेकिन जितनी गति बताई थी वेगनर ने वो नहीं है। वेगनर ने जोश जोश में आगे ये बोल दिया था कि मोटा मोटी कितनी 250 सेंटीमीटर प्रति ईयर विस्थापन होता है, 250 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है ना। नासा ये कहता है कि नहीं नहीं इतना नहीं होता है, 2.5 सेंटीमीटर जो है आपका पर ईयर विस्थापन होता है। तो लेकिन नासा कहता है कि हाँ विस्थापन तो हो रहा है, यानी वेगनर महोदय की जो बात है वो प्रूव हो गई आपकी। तीसरा जो इसमें चौथा जो प्रमाण है आपका जीपीएस देता है कि जीपीएस जो देखिए पहले क्या था कि पहले के ज़माने में नापना सेंटीमीटर में अगर कोई चीज़ चल रही है विस्थापन हो रहा है तो उसको नापना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन अभी जीपीएस से क्या है कि आप सेंटीमीटर में भी चीज़ों को नाप सकते हैं, ठीक है ना, जो ऊपर से ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। तो जीपीएस भी बोलता है कि हाँ विस्थापन तो हो रहा है, यानी इन्होंने भी क्या कहा कि वेगनर के सिद्धांत को, वेगनर की बात को कहा कि हाँ विस्थापन का समर्थन किया। तो इसको भी आप लोग संक्षेप में जब एग्जाम में आए तो लिख देंगे, इसकी चर्चा कर देंगे। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ने भी वेगनर का समर्थन किया, नासा ने भी किया और जीपीएस ने भी किया, ठीक है। सिद्धांत को हम लोग समझ गए हैं भाई। तो उसके बाद अब आती है इसकी बात कि आलोचना, वेगनर की आलोचना हुई। आलोचना में हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि वेगनर जब अपना सिद्धांत दे रहे थे उनके पास कोई बहुत ज़्यादा प्रमाण थे नहीं, कोई बहुत ज़्यादा अध्ययन भी नहीं था इस संदर्भ में। तो वो क्या किए थे कि कुछ ज़्यादा सिद्धांत को लंबा करते गए, जहाँ जहाँ पे उनको मिलती गई चीज़ें तो अपने सिद्धांत को आगे से आगे बढ़ाते चले गए। बढ़ाते चले जाने के क्रम में उनसे क्या हुआ कि लालच में उनसे हो गई गलतियाँ, ज़्यादा लालच में पड़ गए, वो बहुत लंबा चलने लगे वो। तो आलोचना को हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे कि अब वेगनर की आलोचना क्या है। ठीक है, तो आलोचना ये है कि वेगनर ने क्या माना था कि सियाल जो है सीमा पे निर्बाध गति से तैर रहा है, कह दिया, लेकिन निर्बाध गति से तैर रहा था तो रुकावट कैसे आ गई। जैसे जो रॉकी और एंडीज का निर्माण हो रहा है तो रुकावट से हो रहा है, ब्रेक जैसा लग रहा है। इन्होंने कहा कि ब्रेक जैसा लगता है, तो रॉकी और एंडीज का निर्माण हुआ। तो जब निर्बाध गति से तैर रहा है तो निर्बाध गति तो रुकावट कैसे, ठीक है ना। कोई चीज चल रही है, आपने कह दिया कि भाई नाव जो है नाव जैसे तैरती है पानी पे वैसे ही सियाल सीमा पे तैर रहा है। तो नाव जब पानी पे चलती है तो उसमें ब्रेक नहीं लगता है, अनलेस एंड अनटिल आप एंकर नहीं डालेंगे तो ब्रेक नहीं लगता है, वो चलती जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वेगनर जो है अपने इस चीज को प्रूव नहीं कर पाया कि ब्रेक कैसे लग रहा है। उन्होंने कहा कि जो सियाल जो सीमा पे तैर रहा है तो उसमें गति में रुकावट कैसे आई, इसको ये समझा नहीं पाए। दूसरा ये है कि जो उन्होंने बल बताए थे कि ज्वारीय बल, दो बल बताए थे इन्होंने, ज्वारीय बल और आपका जो पोलर जो आपका विषुवत रेखा की ओर बल था, जो गुरुत्वाकर्षण बल। जो गुरुत्वाकर्षण बल था तो ये बाद में रिसर्च में ये हुआ कि भाई ज्वारीय बल और ये जो दोनों बल हैं ये तो पर्याप्त है ही नहीं, तो बहुत धीमा है। अब ये कहिएगा कि आप मारुति अल्टो का इंजन लगा के और 20 चक्का के ट्रक को खींच लीजिएगा तो होना नहीं है, उसमें उतना फोर्स लगेगा ही नहीं, वो चलेगा ही नहीं वो। तो बाद में रिसर्च में ये आया कि जो दोनों बल वेगनर ने बताए थे ये तो पर्याप्त ही नहीं है जो महाद्वीपों के विस्थापन के लिए। तो वेगनर ने बताया कैसे, बाद में इस संदर्भ में आता है कि जो आपका संवहनीय तरंग सिद्धांत है जो होम्स ने दिया था,
इसको हम लोग अभी आगे चल के चर्चा करने वाले हैं इसकी। तो बाद में स्पष्ट हुआ कि महाद्वीपीय जो संवहनीय तरंग सिद्धांत है उससे आपका विस्थापन हो सकता है, लेकिन जो बल आपका वेगनर ने बताया, आपका गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वारीय बल, तो वो तो पर्याप्त है ही नहीं, उससे तो विस्थापन होगा ही नहीं। तो यहाँ भी ये वेगनर की आलोचना यहाँ पे सामने आती है। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने ये कहा था, जो तीसरी बात इन्होंने कही कि संरचना में समरूपता है। कहाँ कहाँ पे संरचना में समरूपता है? आपके अफ्रीका में और अमेरिका में, पश्चिमी यूरोप में और अमेरिका में, और भारत में और अफ्रीका में। तो यहाँ पे ये है कि आपके तटों में हर जगह समरूपता नहीं मिलती है, तटों में सदैव समरूपता नहीं है, कहीं कहीं पे समरूपता है और कहीं कहीं पे समरूपता नहीं है। तटों में सदैव समरूपता नहीं है, ठीक है ना। तटीय संरचना में, जैसे ये जो तटों में या तटीय संरचना में समरूपता नहीं है, तटीय संरचना में या तटों की बनावट में भी समरूपता नहीं है। वेगनर ने कहा मोस्टली मिलता है लेकिन हर जगह नहीं मिलता है। तो ये भी एक इनके साथ आपका इनके सिद्धांत में दिक्कत है। इनकी जो अगली आलोचना वो है कि वलित पर्वत से जो संबंधित इन्होंने सिद्धांत दिए थे, रॉकी और एंडीज, मेनली इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था रॉकी और एंडीज के संदर्भ में, वलित पर्वतों के संदर्भ के सिद्धांत में। तो जो वलित पर्वत से संबंधित इन्होंने जो थ्योरी दी, थ्योरी में अपने जो ज्ञान बताया, वो हर जगह सभी वलित पर्वतों पे लागू नहीं होता है, ठीक है ना। वो जो वलित पर्वतों से संबंधित जो सिद्धांत है सभी वलित पर्वतों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक इनकी आलोचना हो गई। उसके बाद एक बहुत बड़ी इनकी आलोचना ये है कि जो कार्बनी, इन्होंने कहा कि कार्बनी फरस युग में पैंजिया का विखंडन हुआ, तो उससे पहले किस बल के द्वारा वो स्थिर रहा ये नहीं बता पाते हैं। कि कार्बनी फरस युग में विखंडन तो हुआ लेकिन उससे पहले ये किस बल के द्वारा स्थिर रहा। टूटा तो कार्बनी फरस युग में ही क्यों टूटा, प्रश्न उठता है स्वाभाविक से। तो उससे पहले क्यों नहीं टूटा? पैंजिया का जो विखंडन है कार्बनी फरस युग में ही क्यों? ठीक है ना, उससे पहले स्थिर क्यों? तो ये आलोचनाएं हैं इन थोड़ी बहुत। अब हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि आलोचना तो हम लोगों ने कर दी, समर्थन भी कर दिया, सिद्धांत भी समझ लिया। अब प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं आपके जो इसमें सवाल है, तो प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं इसमें? आलोचना को हम लोग समझ चुके हैं कि भाई प्रश्न क्या है, ठीक है ना। इस टॉपिक से प्रश्न क्या आ सकते हैं? सबसे पहली बात कि जब भी आए प्रश्न की, भाई आलोचनात्मक समीक्षा करिए किसी चीज की, किसी भी वेगनर के सिद्धांत की। जैसे लिखे कि प्रश्न आया आपका कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, आलोचनात्मक समीक्षा करें। ठीक है, या ये आ सकता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, वेगनर अपने सिद्धांत के संदर्भ में कौन कौन से प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो वो तो सीधा सा सवाल है, प्रमाण प्रस्तुत कर दीजिएगा। लेकिन जब भी आलोचनात्मक समीक्षा आए तो केवल आलोचना करके आपको छोड़ना नहीं है। आलोचनात्मक समीक्षा का मतलब क्रिटिसाइज, केवल उसकी आलोचना करना नहीं होता है, उसके संदर्भ में जो उन्होंने प्रमाण दिए थे और ये आप बताएंगे कि हाँ बात सही है, महाद्वीप मतलब जो नए प्रमाण हैं वो भी जो है वेगनर की बात का समर्थन कर रहे हैं। आगे जो आने वाले जैसे पीटीटी हो गया या सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो गया, तो वेगनर का समर्थन करते हैं। आलोचना भी है, लेकिन ये लास्ट में आप जरूर लाइन 2-3 लाइन लिखेंगे
कि वेगनर का सिद्धांत गलत नहीं है, कुछ संदर्भ में आलोचना उसकी हो सकती है, लेकिन जो नए प्रमाण है वो उसका सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ आलोचना में आप उनका समर्थन भी करेंगे, केवल आलोचना नहीं करेंगे, समर्थन भी करेंगे। थोड़ा सा लास्ट में समर्थन ही करेंगे, केवल आलोचना करके छोड़ नहीं देंगे, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। फिर तो पॉइंट वाइज जैसे इसमें क्या है कि समझा देंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले आप अवधारणा लिख देंगे कि आखिर जो वेगनर थे वो मानते क्या थे, बात शुरू कहाँ से हुई थी। उसके बाद जो समस्या थी उनके पास उसको पॉइंट वाइज लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद मान्यताओं को लिख देंगे। तो जब हम लोग लिखे रहे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो सबसे पहले हम लोग अवधारणा बता दिए, समस्या बता दिए, मान्यताओं की चर्चा कर दी हम लोगों ने। फिर जो अपने सिद्धांत के संदर्भ में प्रमाण दिए हैं वेगनर ने वो बता देंगे। फिर जो प्लेट टेक्टोनिक्स और आपका जीपीएस के द्वारा जो उनका समर्थन किया गया है वो भी बता देंगे। तो और उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग आलोचना करेंगे। आलोचना के जो भी पॉइंट है हम लोगों ने चर्चा की है उसकी आलोचना करेंगे। और उसके बाद याद रखिएगा कि लास्ट में आलोचनात्मक समीक्षा में हम लोग ये जरूर से जरूर बताएंगे कि भाई ये चीज़ सही है, वेगनर से कुछ गलतियां हो गई हैं, लेकिन जो उनका मूल सिद्धांत है वो सही है। यहाँ पे हम लोग उनका समर्थन भी करेंगे, थोड़ा सा अपनी तरफ से ये बता देंगे। और समर्थन में सहारा किसका लेंगे, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का और जीपीएस का, नासा का जो प्रमाण हम लोगों ने अभी चर्चा किए हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग कर देंगे, इस तरह से आलोचनात्मक समीक्षा कर देंगे। तो आज की चर्चा हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।